दोस्तों हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और अभी हम बात करेंगे BPSC 67 के संदर्भ में। देखिए, बहुत सारे नए बच्चे हैं जिनका कमेंट आते रहता है हमारे चैनल पे, और सभी लोगों का एक ही मांग रहता है कि सर जो है कि कैसे हम तैयारी करें पॉलिटी खंड का, इकोनॉमिक्स खंड का, हिस्ट्री खंड का, साइंस खंड का। तो इस संदर्भ में कल से हम वीडियो लाने जा रहे हैं और आप लोग ईमानदारी पूर्वक उस वीडियो को देखिए जो नए बच्चे हैं, और तैयारी की रणनीति को आप लोग आगे बढ़ाइए। सबसे पहले मैं एक ही बात कहूँगा दोस्तों, देखिए YouTube पर आप लोग तैयारी करना जो है कम कर दीजिए। जो बेसिक बच्चे हैं, जो नए बच्चे आए हैं, YouTube के माध्यम से आप अगर तैयारी करेंगे तो उसमें सीक्वेंस नहीं रह पाता है। मैं पहले भी बोलते आया हूँ, जो समस्या आ रहा है क्लास में उसको मैं अभिव्यक्त करना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि जो अभी का दौर है कोरोना काल के बाद, उसमें पढ़ाई के रूपरेखा में चेंजिंग आया है और बच्चे YouTube के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित हैं। लेकिन PCS जैसी तैयारियां या UPSC की तैयारियां YouTube के माध्यम से, क्योंकि एक भाषा शैली की भी ज़रूरत होती है, किस ढंग से आप बोल रहे हैं, अभिव्यक्त कर रहे हैं, इंटरव्यू है, मेंस है, लेखन शैली है। अगर आप PCS की तैयारी कर रहे हैं तो मैं हमेशा कहूँगा कि आप लोग ऑफलाइन क्लास से ज़रूर जुड़िए, क्योंकि वहाँ फ़ायदा आपको ज़्यादा होगा जो नए बच्चे हैं उनको। और ख़ास करके टेस्ट सीरीज़ से जुड़ना, ये सभी लाभदायक है आपके लिए। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो कि कह रहे थे सर स्ट्रेटजी के संदर्भ में आप चर्चा कर लीजिए। ऐसे तो बहुत सारे स्ट्रेटजी आपको YouTube पे मिल जाएंगे, और कुछ लोग हैं जो कि बता रहे हैं 3 बुक पढ़िए और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर और आपको BPSC PT निकल जाएगा। ठीक है, सभी लोगों की अपनी अपनी बातें हैं, और निश्चित रूप से जो बच्चे मेहनती हैं और जिनका एकेडमिक स्तर मजबूत रहा है वो किताब के ज़रिए भी अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं। लेकिन जो नए बच्चे हैं इसमें दिग्भ्रमित हो रहे हैं। एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है जिससे नए बच्चे को जो है कि परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है। मैं एक बार पुनः कहूँगा, कोरोना काल अब ख़त्म हो चुका है, और जैसे जैसे व्यवस्था आपको जो है कि पटरी पर लौट रही है, तो आप लोग ऑफलाइन क्लास की ओर उन्मुख होइए। और मैं ये नहीं कहता कि मेरे संस्थान रैंकर्स व्यू में ही आप लोग पहुंच जाएं, आपको जहां अच्छा लगता है। क्योंकि मैं देखता हूं बच्चे जैसे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, अब इसके बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि महाभियोग प्रक्रिया कैसे शुरू की जाएगी, अनुच्छेद तो सबको याद है कि अनुच्छेद जो है कि 61 में महाभियोग की चर्चा की गई है। लेकिन जैसे ही प्रक्रिया के संदर्भ में बात करते हैं, राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदन में आ सकता है, और आपको 50 प्रस्तावक जो है कि किसी भी सदन में और 50 अनुमोदक होने चाहिए, तब इसको लाया जा सकता है। 14 दिन की पूर्व जो है कि राष्ट्रपति को जो है देना होगा कि आप पर महाभियोग प्रक्रिया चलाया जा सकता है, ये प्रक्रिया है। उसके बाद आपको किसी भी सदन में महाभियोग लाया जा सकता है, और अगर एक सदन 2/3 बहुमत से उसकी पुष्टि कर देता है तो वो अगले सदन में चला जाएगा। अगले सदन जो है वहाँ पर जो है तहकीकात किया जाएगा कि राष्ट्रपति पर जो आरोप लगाए हैं वो उचित हैं या नहीं हैं, और अगर वो उचित हैं तो फिर उसको 2/3 बहुमत से अगर वो सदन पास कर देता है तो महाभियोग प्रक्रिया पूर्ण मान ली जाएगी। ऐसा कॉन्सेप्ट है। फिर राष्ट्रपति का जो चयन प्रक्रिया है उसमें कौन कौन भाग लेते हैं निर्वाचन प्रक्रिया में, तो उसमें जो कॉन्सेप्ट है उसके आधार पे, मतलब जो कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें हैं उसमें बच्चे देखते हैं कि एकदम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन उनके पास रहता है, और वो कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से बता ही नहीं पाते हैं। जैसे एक विधायक का सीट, विधायक को कितना मत रहता है राष्ट्रपति में, तो एक विधायक का मत क्या है, राज्यों की संपूर्ण जनसंख्या बटे राज्य में, संबंधित राज्य में विधायकों की संख्या गुने 1000, यही हो गया। और जब हम पूरे राज्य के विधानसभाओं के मत को जोड़ देते हैं और बटे जो है कि सांसद के सदस्य जो निर्वाचित सदस्य हैं उसमें भाग दे देंगे, तो एक सांसद के वोट का मिल जाएगा कि कितना उसका मत मूल्य होगा। उसी तरह निर्वाचन प्रक्रिया में कौन कौन भाग लेता है, तो आपको जो है कि आप जानते ही हैं कि विभिन्न राज्यों से विभिन्न राज्य के जो है कि विधानसभा के
जो है निर्वाचित सदस्य, और केंद्र शासित प्रदेश जिसमें 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन, तो दिल्ली हो गया, पांडिचेरी हो गया और जम्मू कश्मीर। वहाँ के विधानसभा के सदस्य भी इसमें शामिल हैं और संसद के सदस्य जो निर्वाचित सदस्य वो भी इसमें शामिल होते हैं। तो निर्वाचन प्रक्रिया में इतने सदस्य शामिल हैं। लेकिन जैसे ही लोगों से हम पूछते हैं महाभियोग प्रक्रिया में कौन शामिल नहीं होता है, तो यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखिए, जैसे निर्वाचन प्रक्रिया में संसद के सदस्य शामिल हो गए, निर्वाचित सदस्य, और फिर विधानसभा के जो है कि आपको निर्वाचित सदस्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचित सदस्य। तो ये विधानसभा के सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश के ये तो महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे। तो जो कॉन्सेप्ट जिन बच्चों का क्लियर है वो पूरी तरह से परीक्षा में हावी रहेंगे, पीटी हो या मेंस हो या इंटरव्यू हो। और जिन लोगों का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, मान लेते हैं कि आप पीटी जो है कि रट के या फिर कहीं पे जो है कि ऐसे टीचर के भी पास पढ़े जहाँ भाषा शैली अच्छी नहीं है, वहाँ भी आप पास कर गए। लेकिन एक मैच्योरिटी लेवल होना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तो मेंस में या इंटरव्यू में आपकी सफलता के प्रत्याशा घट जाएंगे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ ऑफलाइन क्लास का विशेष महत्व है और कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। एक बात और मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि बहुत सारे लोग जो हैं यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं कि इकोनॉमिक्स को जो है कि पढ़ाया जा रहा है 10-15 दिन, और वहाँ बताया जा रहा है कि आपको हम इस बार निकलवा के ही छोड़ेंगे बीपीएस। तो ऐसे चीज़ों से आप लोग दूर रहिए, भ्रामक चीज़ों से आप लोग दूर रहिए। इस बार तो बीपीएससी पार, जो ये सब स्लोगन का यूज किया जाता है, इनसे दूर रहिए। और नए बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा गुमराह हो रहे हैं, और ख़ास करके पढ़ाई के जो स्तर है उसमें भी गिरावट देखी जा रही है। यूट्यूब के व्यू को देखना मुख्य उद्देश्य हो गया है कि कितना व्यू आ रहा है, और नए बच्चे इसमें पैनिक हो रहे हैं। उनको जो है कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और जो प्रक्रिया है उसके तहत जो है कि वो तैयारी कर नहीं पा रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि ऑनलाइन क्लास से बेहतर विकल्प अभी भी ऑफलाइन क्लास है, बशर्ते कि आप अच्छे शिक्षकों के पास जाएं। तो इसी संदर्भ में मैं बात कर रहा था कि कल से मेरा हर एक विषय कि पॉलिटी में कौन खंड की आप अच्छे ढंग से तैयारी करें, कहाँ कहाँ पर जोड़ देने की आवश्यकता है, सारी रणनीतियाँ साझा मैं करूँगा। और इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, अन्य सभी खंडों का हम चर्चा करेंगे, जिससे कि आप लोग लाभान्वित हो सकें। और जो लोग जो है कि नए बच्चे हैं, पटना में रह रहे हैं, वो सभी बच्चों से एक ही बात मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, तैयारी की रूपरेखा के अनुसार जो है कि आपको स्मार्ट स्ट्रेटजी पे तैयारी करना होगा। जैसे कि आप देखिए, प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं तो प्राचीन इतिहास में क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से, चूँकि आपको बीपीएससी है इसलिए मगध से क्वेश्चन, मौर्य से क्वेश्चन, गुप्ता से क्वेश्चन, इसी से लगभग 80% क्वेश्चन रहे हैं। 1-2 क्वेश्चन इधर उधर से आ जाए। तो ये स्मार्ट स्ट्रेटजी जो है, मॉडर्न इंडिया में किस सेक्शन को ज़्यादा पढ़ें, पॉलिटी में किस खंड को ज़्यादा पढ़ें, तो इससे रूपरेखा से आसान हो जाता है, चीज़ें क्लियर हो जाती है कि कैसे हम लोग को तैयारी करना चाहिए। ठीक है, सभी लोगों को एक ही बात कहेंगे कि आप लोग गुणवत्तापूर्ण ढंग से तैयारी करें। और 60वीं बीपीएससी में सिलेक्शन के लिए अगर कोई प्रतिबद्ध है और प्रतिबद्धता अपनी दिखाता है, तो प्रतियोगी छात्र खुद हो सकता है कोई उसे सफलता दिला देगा वीडियो बनाकर, यूट्यूब चैनल पे क्लास प्रोवाइड कर। ये संभव नहीं हो सकता है दोस्तों। इन सभी भ्रामक जो कोटेशन डाले जाते हैं, इनसे आप लोग को बचना चाहिए। और बार बार यूट्यूब पर ऐसा ही ना हो कि मोबाइल पे आप जो है 5 घंटा बिता दें ऐसे वीडियो को देख रहे हैं। हाँ, कुछ गुणवत्तापूर्ण वीडियो हैं उनको देखें, और गुणवत्तापूर्ण वीडियो को ही आप लोग देखने की आदत डालिए, तभी आप सफलता पा सकते। और मैं एक बार और कहता हूँ कि आप लोग को जो ये प्रवृत्ति यूट्यूब पर बन गई है कि यूट्यूब पर वीडियो देखने से ही हमें सिलेक्शन मिल जाएगा, तो भाषा शैली और मर्यादित भाषा शैली, प्रशासनिक भाषा शैली के इस्तेमाल करने वाले शिक्षकों से ही आप मार्गदर्शन प्राप्त करें, क्योंकि तभी आपको सफलता मिलना संभव है।
ये नहीं, या नहीं कि जिंदाबाद नारा लग रहा है वैसे क्लासरूम का आप सहारा ले रहे हैं और सोच रहे हैं कि आप पीसीएस में चले जाएंगे, तो ये समस्या क्रिएट आपको कर सकता है मेंस में भी और इंटरव्यू में भी। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और बात कल हम करेंगे कि राज्य व्यवस्था खंड की कैसे आप तैयारी करें, और मिलेंगे कल। और सभी लोग आप तैयारी करते रहें 67वें बीपीएससी का, और निश्चित रूप से आप लोगों को सफलता मिलेगी। और सफलता का अगर कोई गारंटी दे सकता है तो वो आप खुद हैं, कोई और नहीं।